तो इससे पिछले टर्म पे हमने पढ़ी थी कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज के बारे में कि चार्ज का इंट्रोडक्शन, कि चार्ज क्या होता है। आज हम जरा जानेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो देखिए, कूलम्स आप जानते हैं कि कूलम जो थे, मैंने पिछले टर्म पे बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बहुत रिसर्च करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? देखिए, चार्ज को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है और रेस्ट पे रह करके आप उसकी स्टडी करते हो तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज हमारा मूव करता है तो मूव करने से फिर क्या आता है? जब चार्ज मूव करता है तो क्या आता है भाई? हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर रहे हो दैट मीन्स आप चार्ज के फ्लो को स्टडी कर रहे हो। 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन इतना इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उस पर आपके एंट्रेंस में सवाल आ जाते हैं। हाँ, आप जो 10th क्लास में पढ़ते हो डायरेक्ट आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो। तो उसके अंदर आप चार्ज की मोशन को स्टडी कर रहे होते हो बेसिकली। तो कूलम्स लॉ जो है वो मोशन को नहीं, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब एप्लीकेबल होता है। तो कूलम ने किया क्या था? इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो चार्ज लिए, Q1 और Q2। Q1 और Q2। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि इसमें से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है। बस ये दो चार्ज लिए और ये एक छोटे से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हाँ भाई, छोटे से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अभी आप देखना कूलम्स लॉ आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर ये चार्ज ऑपोजिट नेचर के हुए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई। अगर ये ऑपोजिट नेचर के हुए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये सेम नेचर के हुए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भाई कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, इन चार्ज के मल्टीप्लीकेशन। आ रही बात समझ में आप लोगों के? ठीक है भाई। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा। मतलब कि अगर दो, आप पहला पॉइंट जरा समझो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के। मतलब चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। डिस्टेंस कम करोगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा आप याद करो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही तो कहता था कि अगर दो मासेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही चीज तो कह रहा है भाई, यहाँ पे मासेस की जगह क्या कर लो भाई? चार्ज को कर लो, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है चार्जेस के बीच में लगने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस आप कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। लॉजिकली भी बात समझ में आती है। अब क्या करो कि इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं।
तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने जो एक्सप्रेशन निकल कर आती है वो ये निकल के आती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आती है निकल के कि नहीं आती? देखो भैया, तो ये निकल करके आती है इक्वेशन हमारी। तो अब क्या है भाई कि यहां पर आप देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर भी एक कांस्टेंट आया, और इस कांस्टेंट को हम k कह देते हैं, Q1 बाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आई बात समझ में? इस k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या अजीब सा टर्म है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो भाई इसको यहां पर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स की हमारी वैल्यू आई। तो ये और यही एक्सप्रेशन है हमारे किसका? कूलम्स लॉ का भी। आ रही बात समझ में कि फोर्स बराबर किसके? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे कूलम्स लॉ की आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, भाई ये बात 1 अपॉन 4 पाई तक तो ठीक था, ये क्या निकाल रहा है तुम? एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है भाई? हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या मतलब है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके अंदर ज्यादा घुसना नहीं, बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं। जो इनकी जो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, ये जो चार्जेस है हमारे, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मीडियम पे भी तो डिपेंड करेगा कि मीडियम कितना उस फोर्स को अलाउ कर रहा है। भाई दो लोगों में लड़ाई हो रही है, अब उनके बीच में कितनी इंटेंस लड़ाई होती है ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वो कहाँ लड़ाई कर रहे हैं। अब सपोज करो कि वो आपके सामने वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आपके घर में लड़ाई हो रही है अगर, तो आप उन लोगों को क्या करोगे? रोक दोगे, भाई नहीं करो लड़ाई, नहीं होगी भाई ज्यादा लड़ाई नहीं हो पाई। अकेले में कर रहे हैं लड़ाई, सड़क पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? खूब एक दूसरे में घुसम पट्टी एकदम मजे से, ठीक है। तो क्या होगा भाई? बिल्कुल, क्योंकि भाई वहां पे रोकने वाला कोई नहीं है ना। यहाँ पर आपके घर में लड़ाई हो रही थी तो कौन रोक रहा था? आप लोग रोकने वाले थे, वहां पे कोई रोकने वाला है नहीं। तो इसीलिए भाई फोर्स कितना कोई अलाउ कर रहा है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई अगर आप वाटर में ले गए दो चार्जेस को, तो वहां पे भाई वाटर कितना फोर्स उनके बीच में लगने देगा, ठीक है। आप एयर में ले गए पूरे सिस्टम को, तो एयर उनके बीच में कितना फोर्स को अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये इसीलिए बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिट मतलब कितना फोर्स को परमिट होने दे रहा है वो अंदर। आई बात समझ में? अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखिए। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखिए कितनी? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ये डायरेक्टली आपको वैल्यू इसकी याद रखनी है। हमारी बात समझ में? ठीक है भाई, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर, कूलम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ 1 कूलम and 3 कूलम are placed at the distance of 1 centimeter from each other. Find the
फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम, रिपल्जन ही होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो बिटवीन देम। ठीक है भाई, तो ये सवाल है हमारा। ठीक है, करते हैं भाई। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड आउट करना है, तो भाई कितना होता है फोर्स, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो कहता है भाई हमारा कूलम्स लॉ। अच्छा, तो 1/4πε0, Q1 की वैल्यू कितना है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी 3 कूलम, डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। याद रखना भाई सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इसको मैंने बताया था आपको कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हुआ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, अब ऊपर का पोर्शन में रफ कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन वाला पार्ट था। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 9 3 27, और इसको भी आप ऊपर ले आओ 10 रेज़ पावर 9 इंटू 10 रेज़ पावर 4। तो अब ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अब आप कहोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स है। हाँ, तो बहुत ज्यादा फोर्स है भाई, सही बात है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सही बात है। ये आपको रियल डेटा दिया इसमें निकाल करके, आ रही बात समझ में। तो ये थे कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस। लेकिन एक अफसोस की बात है क्या कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल उतने नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड सवाल उतने नहीं आते। फिर किस टाइप के सवाल आते हैं देखिए, पहले ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखिए अब सवाल किस तरीके के आते हैं जरा वो आप देखिएगा। क्या है कि क्वेश्चन है भाई, if the force of attraction between two charges q and 2q is q and 2q separated at a distance of r is f. If the distance becomes twice of its value, find new force of attraction. ठीक है भाई, अगर दो चार्ज Q और 2Q हमारे R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, अगर उनका डिस्टेंस R का डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, 2R हो जाए, तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। अब देखिए बहुत से लोग इसमें पूरा फॉर्मूला लगा के कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अलाउड नहीं इन द सेंस यानी वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब इसलिए ऐसा आप कभी करना मत। अब आप देखना यहां से क्या करो आप भाई, कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K 1/4πε0 है, बार बार नहीं लिख रहे। अब यहाँ पे हमें R में डिस्टेंस, R में और F में एक रिलेशन निकालना है। क्यों निकालना है भाई, R को तो चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि R अगर ट्वाइस हो जाए तो यहां से क्या रिलेशन निकलेगा,
यहां से रिलेशन निकलेगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अब यहां पे पहले फोर्स F1 था सपोज, जब डिस्टेंस हमारा R1 था। अब डिस्टेंस हमारा R2 हो गया, तो नया फोर्स कितना हो गया? F2 हो गया। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? मैंने फोर्स और इसमें से क्या निकाल लिया, एक रिलेशन निकाल लिया। अब आप देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर अब आप क्या होता है, अगर मैं F1 और F2 को डिवाइड कर दूंगा, F1 डिवाइडेड बाई F2, तो क्या आएगा? 1 अपॉन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिला, ये आप जानते हो ये इनवर्स रेशियो है, तो क्या हो जाएगा? F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है भाई, अब देखो मैं इसी रिलेशन से आपको सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है भाई, अब देखो जब उसके बीच में डिस्टेंस R था तो F1 कितना था भाई? F के बराबर था। क्या कह रहा है वो कि F के मतलब F1 कितना था? F के बराबर है। अब F2 हमसे पूछ रहा है वो कि F2 कितना होगा। अच्छा, R2 हमारा क्या है भाई? R2 क्या है? जो बाद वाला जो मतलब डिस्टेंस था वो क्या हो गया? उसका ट्वाइस हो गया है। तो मतलब R2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया है, और ये R1 का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई? F बाई F2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। तो R1 से R1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब R1 से R1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर बचा क्या भाई? तो यहां पर एक क्या रिलेशन आया? F इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F2। तो F2 यहां से कितना आया? F बाई 4 आया। कितना आया? F बाई 4 आ गया। आ रही बात समझ में आप लोगों की? ठीक है, तो और होना भी चाहिए था। आप डिस्टेंस को ट्वाइस कर रहे हो तो भाई फोर्स क्या होगा? जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा ना। तो फोर्स हमारा बाई 4 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बहुत आते हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप इसके अंदर याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया है अभी, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि इस कूलम्ब्स लॉ पे कंपटीशन में रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। सारी बात समझ में? ओके, थैंक यू।